नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है ये जूलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। किसी भी जीव ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी वृद्धि और विकास के लिए सेल डिवीज़न एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम सेल साइकिल को बहुत ही ईजी वे में समझते हैं कि हम बहुत छोटे होते हैं, बचपन में हम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ साल बीत जाते हैं और हम उसी टाइप से ग्रोथ करने लगते हैं। लेकिन हम लंबे हुए कैसे? क्योंकि हम तो छोटे थे ना, तो एकदम से हम कुछ साल बाद कैसे बड़े हो जाते हैं। और कुछ साल बड़े होने के बाद हमारी जो हाइट है वो बढ़नी फिर बंद हो जाती है। कुछ एज में आके ऐसा हो जाता है कि हमारी जो लंबाई है वो उतनी की उतनी ही रहती है। क्योंकि अगर हम लगातार पूरी ज़िंदगी भर बढ़ेंगे, मतलब हमारी हाइट बढ़ेगी, तो हम पता नहीं कितने लंबे हो जाएंगे। तो ये एक वो टाइम होता है कि जहाँ हमारा सेल डिवीज़न करता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो डिवीज़न करती हैं। अब जैसे जैसे सेल डिवीज़न डिवाइड करती रहेगी सेल कोई भी, तो उसी टाइप से हमारी जो कोशिकाएं हैं उन्हें रहने के लिए भी तो स्पेस की ज़रूरत होगी। रहने के लिए जगह भी तो चाहिए भाई उन्हें। तो उन्हें जगह कैसे मिलेगी? तब हमारी हाइट जो है, हमारी ऊंचाई जो है, हमारी लंबाई बढ़ने लगेगी और उन्हें अपना स्थान रहने के लिए मिलने लगेगा। तो सेल साइकिल हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन सेल डिवीज़न 3 टाइप्स का होता है: अमिटोसिस, मिटोसिस एंड मियोसिस। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का, अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप का सेल डिवीज़न होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमिटोसिस डिवीज़न के बारे में। तो अमिटोसिस डिवीज़न होता क्या है? तो अगर देखा जाए, ये जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न थे, उसमें सबसे सिंपल जो डिवीज़न होता है वो अमिटोसिस डिवीज़न ही होता है। कैसे होता है ये डिवीज़न? बैक्टीरिया, फंगाई, माइकोप्लाज्मा, इन सब में होता है। इस डिवीज़न के प्रारंभ में डीएनए का दीर्घीकरण होता है और बाद में सेल में संकीर्ण होता है। इस प्रक्रिया के कुछ समय बाद 2 नई डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। डिवीज़न बहुत ही सिंपल सा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है एक बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल है और जिसके अंदर, क्योंकि ये सेल जो है डेवलप नहीं होती है, प्रिमिटिव होती है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल इस टाइप से ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा, ये जो सेल है, इसके बाद इसके अंदर का जो डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेट्स करेगा। मतलब सिंपल तरीके से समझते हैं, दीर्घीकरण मतलब दुगना होने लगेगा। एक तरह से हम इसको इस टाइप से कह सकते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेट्स के बाद क्या होगा, कुछ इस टाइप से सेल का क्लेवेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बीच में से सेल का क्लेवेज स्टार्ट हो जाएगा और ये सेल का जो दीर्घीकरण हुआ डीएनए रेप्लिकेट्स जो हमारा हुआ था वो कुछ इस टाइप से बंटने लगेगा। मतलब हाफ इधर जाएगा और हाफ इधर जाएगा और बस कुछ नहीं होगा। इसी टाइप से 2 सेल्स बाद में डिवीज़न होकर आ जाती हैं, जो कि कहलाती हैं न्यू डॉटर सेल्स। तो ये एक अमिटोसिस डिवीज़न था। बहुत ही सिंपल डिवीज़न होता है ये। अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। वैसे आपके सिलेबस में जो है 2 टाइप्स के ही डिवीज़न है, मियोसिस और मिटोसिस। लेकिन समझने के लिए कि बैक्टीरिया में कैसे होता है वो मैंने अच्छे से यहाँ पर आपको बता दिया है। तो एक छोटा सा नोट टाइप था, करना चाहें तो आप कर लीजिए याद करने के लिए। बाकी अब चलते हैं हमारे टॉपिक मिटोसिस डिवीज़न पर कि मिटोसिस डिवीज़न किस टाइप से होता है। मिटोसिस को समझने के लिए पहले तो मिटोसिस को हिंदी में सर्मसूत्र विभाजन कहते हैं। मिटोसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डाउट क्लियर कर रहे हैं कि मियोसिस और मिटोसिस में डिफरेंस क्या होगा। तो जब भी हमारा मिटोसिस डिवीज़न होगा तब
लास्ट में जो सेल्स बनेगी डिवीज़न होकर जो भी प्रोसेस बनेगा वो कैसी सेल्स होंगी, हमारी डिप्लॉयड सेल होंगी। मतलब कि अगर किसी सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, अगर कोई हमारे पास सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, और वो सेल जब डिवीज़न करेगी तो वो बिल्कुल अपने ही जैसी सेल्स बनाएगी, और उसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46 और 46। दोनों सेल्स में 46 और 46 ही क्रोमोसोम नंबर होंगे। लेकिन अगर मियोसिस डिवीज़न की बात करते हैं तो मियोसिस डिवीज़न, अगर कोई सेल हमारे पास है मियोसिस डिवीज़न में, तो जब भी वो डिवाइड करेगी तो वो लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल देगी, 4 हैप्लॉइड सेल देगी, और उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 23, क्योंकि वो हैप्लॉइड है इसलिए उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 नहीं है, 23 होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो जाता है, तो ये बात याद रखना। सबसे पहले मिटोसिस के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1882 में मिटोसिस शब्द की जो खोज की थी वो की थी फ्लेमिंग ने। मिटोसिस डिवीज़न मेनली बॉडी की सोमैटिक सेल्स में होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, नहीं देखिए तो देख लेना। इस प्रकार के डिवीज़न में डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवीज़न के बाद 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। इस डिवीज़न में मेनली साइज, शेप और क्रोमोसोम नंबर समान बनी रहती है। मतलब कि जो सेल का जो साइज़ है, शेप है, मतलब जैसी सेल हम जो डिवीज़न कर रही है वो बाद में उसी के जैसी सेल्स बनाती है। अब हम समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस सेल साइकिल किस टाइप से चलता है, ये पूरा साइकिल किस टाइप से होता है और कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं इसके अंदर। तो मिटोसिस में क्या है, मिटोसिस में हमारी 2 स्टेजेस आएंगी मेनली। पहली इंटरफेज़, दूसरी एम फेज़, ठीक है। पहली इंटरफेज़, दूसरी एम फेज़। इंटरफेज़ के अंदर भी 3 स्टेजेस आती हैं, G1, S और G2, और एम फेज़ के अंदर 2 फेजेस आएंगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। इंटरफेज को हम इस टाइप से समझ लेते हैं कि इंटरफेज में क्या होगा, सेल रेडी होगी हमारी डिवीज़न के लिए, और एम फेज़ में न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाएगा, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का उसका डिवीज़न हो जाएगा। और नीचे देख सकते हैं कि इस टाइप से ये पूरा साइकिल चलेगा। अब सेल को तो टाइम लगेगा रेडी होने के लिए, उसको डिवीज़न करने के लिए। जब वो डिवीज़न होगी तो उसको तैयार भी तो होना पड़ेगा। तो ये इंटरफेस का जो पूरा साइकिल होता है वो सबसे बड़ी जो स्टेज होती है वो इंटरफेस की होती है पूरे सेल साइकिल में। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो ये नीचे सेल साइकिल का जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देखते हैं, यहाँ पर बनी हुई है एक सेल। अब ये सेल चली, ठीक है, स्टार्ट हो गई डिवीज़न करने के लिए। अब जैसे जैसे चली ये इसकी G1 फेज़ आ गई है ना। इंटरफेस के अंदर तो आती है G1 फेज़, तो इंटरफेस के अंदर सबसे पहली जो फेज़ आ गई वो है G1। अब G1 में क्या हो रहा है, अभी G1 में जो है, G1 में सेल की जो शेप है वो कैसी इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी, है ना, सेल ग्रोथ करने लगी। चलिए इसके बाद जैसे जैसे हमारी सेल चलती गई उसके बाद आती है एस फेज़, इंटरफेस की एस फेज़। अब एस फेज़ में क्या होगा, एस फेज़ में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एस फेज़ में क्या होगा, एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। मतलब ये कैसी होगी, एक सिंथेसिस फेज़ है, इसको सिंथेसिस फेज़ भी बोला जाता है। और डीएनए की जो मात्रा है वो कैसी होगी, डीएनए की अमाउंट डबल हो जाएगी। तो ये जो फेज़ थी हमारी एस फेज़ ख़त्म होगी। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई हमारी जो सेल थी इंटरफेज़ की,
थर्ड पार्ट में आ जाएगी G2 में। G2 में क्या होगा? G2 को बोला जाता है सेकंड ग्रोथ फेज़। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रोथ फेज़। इस फेज़ में न्यूक्लियस का साइज़ ग्रोथ करने लगेगा। न्यूक्लियस का साइज़ ग्रोथ होगा। अब RNA, mRNA और जो न्यूक्लियोलर RNA होते हैं उनका भी सिंथेसिस हो जाएगा। तो G2 फेज़ यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। तो हमारी जो ये इंटरफेस थी ये पूरी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से जो इंटरफेस मतलब पूरा कंप्लीट करके जो सेल आई है घूमती घूमती, ये हो गई है रेडी सेल डिवीज़न के लिए। अब आती है हमारी एम फेज़, जिसमें क्या होगा? जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? इसमें 4 स्टेजेस आएंगी। इसमें होगा क्या? इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। ठीक है, मतलब यही समझ लो कि न्यूक्लियस का डिवीज़न कैरियोकाइनेसिस में होगा। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटो समझ में आ रहा है? साइटो से क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न साइटोकाइनेसिस में हो रहा है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये जो डायग्राम है ये अच्छे से रट के जाना, समझ के जाना, और नेम कहाँ पे क्या कौन सी कहाँ पे क्या क्या स्टेजेस हो रही हैं वो भी अच्छे से समझ के जाना। तो बिल्कुल अगर क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग में आता है ज़्यादातर, शॉर्ट में आ गया या लॉन्ग में आ गया, तो बिल्कुल मिस नहीं करोगे, बिल्कुल अच्छे से करके आओगे। ठीक है। तो अब हमारी जो सेल थी वो कैरियोकाइनेसिस तक पहुंच गई। अब भाई सेल रेडी है बिल्कुल डिवीज़न करने के लिए। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस में कितनी फेजेस आएंगी? प्रोफेज आएंगी, मेटाफेज आएगी और एनाफेज आएगी और टीलोफेज आएगी। तो सबसे पहले प्रोफेज में देखते हैं कि प्रोफेज में से क्या हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप 2 डायग्राम देख सकते हैं प्रोफेज के। एक अर्ली प्रोफेज है और दूसरा लेट प्रोफेज है। तो प्रोफेज में होता क्या है? प्रोफेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमेटिन प्रेजेंट है। क्रोमेटिन अब क्या होगा? ये जो क्रोमेटिन था हमारा, ये धीरे धीरे क्रोमोसोम का फॉर्म लेने लगेगा। मतलब ये जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और कंडेंस्ड होकर ये धीरे धीरे क्रोमोसोम की शेप लेने लगेगा। अब जैसे जैसे क्रोमोसोम की शेप लेगा तभी क्या होगा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपीयर मतलब टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर 2 सेंट्रोसोम प्रेजेंट हैं, जिसको हिंदी में तारक काय बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट हैं, अब ये जो सेंट्रोसोम्स में पहले पास पास थे, लेकिन ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे दूर होंगे तब ये क्या करेंगे? तब इनसे निकलती है एक एस्ट्रल रेज। तो जैसे जैसे यहाँ पर एस्ट्रल रेज निकलने लगती है उसके बाद जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा प्रोफेज में। अब आते हैं मेटाफेज की तरफ। अभी मेटाफेज में हो क्या रहा है? तो मेटाफेज में हम देख सकते हैं हमारे पास 2 डायग्राम है। तो 2 डायग्राम से समझेंगे मेटाफेज होता क्या है। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है? मेटाफेज में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले 2 सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट थे, अब वो एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो पोल्स की तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो गए। सिंपल वे में कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के सामने स्थित हैं, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम प्रो मेटाफेज मतलब हमारा जो पहला डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो मतलब कोई आगे है पीछे कुछ इस टाइप से अरेंज है, मतलब अलग अलग बिछड़े पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेटाफेज का जो असली पार्ट है वो ये होता है कि वो जो हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो एक मिडल में आकर कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं, मतलब मिडल पार्ट में इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं और एक प्लेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम इक्वाटोरियल प्लेट। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। तो एनाफेज जो है उसमें क्या होता है? तो एनाफेज को समझने से पहले, एनाफेज में जो कुछ चीज़ें होंगी उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्रोमोसोम किस टाइप का है। क्योंकि अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अच्छे से आता है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो अभी मैं बता रही हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम है वहाँ एक सेंट्रोमेयर है और 2 क्रोमेटिड्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, जहाँ पर एक सेंट्रोमेयर हो और 2 क्रोमेटिड्स हों। अब एनाफेज में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा सेंट्रोमेयर है तो उसका डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्रोमेटिड्स जो हमारे हैं वो पोल की साइड जाने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा सेंट्रोमेयर है उसने डिवीज़न कर लिया है तो वो 2 हो गए हैं सेंट्रोमेयर। तो जो हमारे क्रोमेटिड्स हैं, एक पेयर अलग और दूसरा पेयर अलग, मतलब कि दोनों पोल्स की साइड मूव करने लगते हैं और कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर एनाफेज का दिखाई देता है। और यहाँ पर लास्ट में होता ये है कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर बने थे वो भी ख़त्म होने लगते हैं। इसके बाद आती है हमारी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, तो टीलोफेज में सेल का क्लेवेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेल जो है हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है और कुछ हमारी इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, मतलब साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म के जब हो जाता है उसके बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा मिटोसिस का। इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल के बाद जब डिवीज़न होगा तो हमें कितने डॉटर्स, 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो पूरे सेल साइकिल में जो हम समझ रहे थे कि हमारी जो सेल है वो एक सेल चली थी, और जो हम सेल साइकिल का डायग्राम देख रहे थे, तो ये जो सेल चली थी ये पूरी चल कर इसने इंटरफेज भी क्रॉस कर लिया और अब ये एम फेज़ को भी पार कर गई और लास्ट में बच गई हमारी 2 डॉटर सेल्स। यहाँ सबसे पहले समसूत्र विभाजन मिटोसिस और मिटोटिक जो कहा जाता है इंग्लिश में, सबसे पहले लिखेंगे मिटोसिस डिवीज़न में कई अवस्थाएं या स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली इंटरफेज़, यह सेल साइकिल की सबसे लंबी फेज़ होती है जिसमें सेल डिवीज़न के लिए रेडी होती है और इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका की वृद्धि, सेल ग्रोथ करती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसलिए इसको रेस्टिंग पीरियड भी कहा जाता है। इस अवस्था में नाभिक का आकार बढ़ जाता है परंतु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपरिवर्तित रहती है। इसमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है जो सेल को एनर्जी प्रदान करता है। इस स्टेज में, इस अवस्था में कई सारे स्टेप्स, मतलब इसके अंदर भी कई सारी स्टेजेस आती हैं। पहली होती है हमारी G1, दूसरी होती है हमारी S और तीसरी हमारी होती है G2। पहली आती है हमारी G1 जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज़। इस स्टेज में न्यू डॉटर सेल्स आकार में वृद्धि कर नया रूप ले लेती हैं, जिससे आरएनए, प्रोटीन एवं एंजाइम की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी सिंथेसिस फेज़। इस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस दौरान डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है परंतु क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एनिमल सेल में एस फेज़ के दौरान जब डीएनए का प्रतिकृति होता है उसी समय साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम का प्रतिकृति होता है और ये डबल हो जाता है। प्रतिकृति का मतलब रेप्लिकेशन से होता है। इसके बाद आता है G2 फेज़ जिसको बोलते हैं हम सेकंड ग्रोथ फेज़। इसमें न्यूक्लियस के साइज़ में वृद्धि होती है। आरएनए, एमआरएनए तथा न्यूक्लियोलर आरएनए सिंथेसिस होता है। इसकी सहायता से सेल डिवीज़न में आवश्यक एंजाइम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरफेस था उसका एंड होता है। उसके बाद आता है हमारा एम फेज़। एम फेज़ में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस की तरफ देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस होता क्या है। तो इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है, आप इसको स्पेलिंग भी याद हो जाएंगी
अच्छे से लिख लेना। इसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में इस अवस्था में न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्म में परिवर्तन होता है। इसमें सर्वप्रथम क्रोमेटिन फाइबर के संघनन के परिणाम स्वरूप पानी नष्ट हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस का क्रोमेटिन मटेरियल लंबे एवं कुंडलित धागों के रूप में कंडेंस्ड हो जाता है, जिनको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। इन क्रोमेटिन फाइबर के द्वारा निश्चित क्रोमोसोम बनते हैं, जिसमें 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। ये क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से डिसअपीयर होने लगती है। मतलब कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो टूटने लगती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म होने लगती है। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज निकलती है, जो सेंट्रियोल को चारों तरफ से घेर लेती है। इसमें बने दोनों एस्टर के बीच साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। इस तरह एक संरचना विकसित होती है, जिसको स्पिंडल कहते हैं। इसके बाद आती है प्रोफेज के बाद आती है हमारी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्रोमोसोम छोटे एवं मोटे होने के बाद अपने अपने क्रोमेटिड्स के साथ स्पिंडल फाइबर पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे वे इस प्रकार घूमते हैं कि उनके सेंट्रोमेयर्स दोनों पोल्स के बीच में मध्य रेखा पर आ जाते हैं, मतलब मिडल में स्थित हो जाते हैं। आकर एक जो हमारी सेल थी उसके बीच में आ जाते हैं और उनकी भुजाएं साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पोल्स की तरफ होती हैं। क्रोमेटिड्स अनविष्ड हो जाते हैं तथा एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। इसमें अब क्रोमोसोम स्पिंडल की मध्य रेखा पर पहुंचने के बाद इक्वेटोरियल प्लेट से जुड़ते हैं तथा इनके सेंट्रोमेयर फाइबर के क्रोमोसोम फाइबर से जुड़ने लगते हैं। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? उसके बाद आती है हमारी एनाफेज। एनाफेज में इसमें सर्वप्रथम क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर 2 में विभाजित हो जाता है, जिससे प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड्स में अलग अलग सेंट्रोमेयर पाए जाते हैं। डॉटर क्रोमोसोम एक दूसरे की विपरीत दिशा में स्पिंडल पोल्स की ओर खींचने लगते हैं। यह प्रोसेस डॉटर क्रोमोसोम के बीच प्रत्याकर्षण के कारण होता है। इस अवस्था में सेंट्रोमेयर की स्थिति क्रोमोसोम में LVJ शेप्स की दिखाई देती है। इस स्टेज के लास्ट में स्पिंडल फाइबर भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो LVJ शेप्स बताई गई हैं, यहाँ जब हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम किस शेप में होते हैं? वो LVJ ये क्रोमोसोम के शेप्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेलोफेज। इसमें सर्वप्रथम डॉटर क्रोमोसोम दोनों पोल्स पर पहुंच जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर होने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम के चारों तरफ फिर से बनने लगती है और इस प्रकार 2 निश्चित न्यूक्लियर बन जाती हैं। उसके बाद का प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस बिल्कुल एंड हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोप्लाज्म बट जाता है। यह या तो टेलोफेज के दौरान या न्यूक्लियस के विभाजन के पूर्ण हो जाने पर होती है। इसके प्रारंभ में इक्वेटर पर एक ग्रोव बनता है, जो धीरे धीरे गहरा होता जाता है और साइटोप्लाज्म तथा सेल को 2 भागों में बांट देता है। इस टाइप से एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवीज़न के बाद 2 डॉटर सेल्स बनाती है। तो आज की वीडियो में हमने बस मिटोसिस के बारे में जाना है और अगली वीडियो में हम मियोसिस के बारे में जानेंगे। कमेंट करके बताइएगा टॉपिक समझ में आया और कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।